हो गया। चलिए नमस्कार बच्चों, अभी हम लोग पार्ट 2 की तरफ, फिजिक्स पार्ट 2 की तरफ हैं। आप लोग को थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा, मैं इसको लिख चुका हूँ इसलिए क्योंकि पहला जो वीडियो था वो काफ़ी लॉन्ग चल गया था। तो कुछ स्टूडेंट लोगों का कहना था कि सर वीडियो थोड़ा छोटा किया, अब छोटा कैसे करें, छोटा करने कोई उपाय है नहीं, तो हमको पहले लिख करके रखना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए पार्ट 2 में जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस आएगा, सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ से वीवीआई कराया जा रहा है ना, वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और पूछता है और पूछने की संभावना रहती है। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो इसी के साथ पार्ट 2 में हम समतल दर्पण तक पार्ट 1 में करवा दिए हैं। अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 में एंट्री लीजिएगा, ठीक ना। और नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पहले उसको देख लीजिए ताकि समझ में आपको बेहतर से आए, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट 2 की तरफ हैं, अभी पार्ट 2 की तरफ हैं और इसमें अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को ज़्यादा वीवीआई होगा। मैं समझाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मैं पूरा यहाँ से क्लियर करूँगा क्या चीज़ होता है, नहीं चीज़ होता है। अभी हम लोग पार्ट 2 में देखिए पहला क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, है ना। और पढ़ते हुए चलना है साथ बाई साथ। ललिता आप भी बेटा, है ना, स्पेशल नहीं बोलना पड़े सबको। चलिए यहाँ देखिए निकिता, पहला क्वेश्चन गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ना। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं आप लोग पढ़े होंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है और उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण अब किसे कहते हैं, यहाँ पॉइंट ऐसे आ जाएगा, हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इसका कोई भी दर्पण जब रहेगा ना तो उसका भाग ही कुछ ऐसे दबा हुआ रहेगा, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहेगा। मतलब मेन भाग जो परावर्तक पृष्ठ रहता है ना, ये आपका अंदर की ओर दबा हुआ रहता है। अब बाहर से ये इस तरीके से पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। ये अंदर की ओर दबा हुआ रहता है। यहीं पर उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। जैसे कि आप लोग कुछ भी देखे होंगे, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, ठीक है ना। बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इधर छोटा था इसलिए हम आपको उधर बना दिए। जिसका परावर्तक पृष्ठ है ये, और ये आपकी चढ़ाई की हुई रहती है इस पर, ठीक है। इतना उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। जैसे मैं आप लोग एक चम्मच देखे होंगे, चम्मच क्या होता है, अंदर से वो ढका हुआ रहता है, बाहर उभरा हुआ रहता है ना। तो गोलीय दर्पण का वो भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है इन्हीं दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ रहती है, मतलब धसी हुई रहती है। इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, मतलब ये जो भाग है ये आपका अंदर की ओर रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है, उत्तल दर्पण परावर्तक उभरी हुई रहती है, बाहर की ओर उभरी हुई रहती है, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। इसका दूसरा पॉइंट अवतल दर्पण का, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस हमेशा वास्तविक होगा और इसका हमेशा काल्पनिक होता है। किसका, तो उत्तल दर्पण का। यहाँ पर यह वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन, तो अवतल दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह दोनों नहीं बनाता है, यह सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है। और अवतल दर्पण में ही ये चौथा पॉइंट इसका, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। जब आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसमें वस्तु के बराबर का साइज हो सकता है या छोटा हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। चलिए ठीक है, ये कितना क्लियर हुआ। और लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो वस्तु का जो साइज है उससे छोटा रहेगा, है ना। वस्तु के साइज से, वस्तु के आकार से छोटा होता है उत्तल दर्पण में। और ये आपका, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी से कहा जाता है, और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये पार्ट आपका यहाँ तक था, है ना। अब इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, या फिर गोलीय दर्पण क्वेश्चंस आता है, गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये क्वेश्चंस आपका आता है। मैं इसको आपको करवा देता हूँ। चलो वीडियो थोड़ा पॉज कर दो। हो गया क्या? चलिए आइए, चलिए अभी हम लोग आगे की ओर देखते हैं। बैठ जाओ, आगे की ओर देखते हैं, जिसमें गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें देख लीजिए आप लोग, पहला पॉइंट है इसमें गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग को चमक रहा होगा, लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो हम बोल दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिख लीजिएगा। बिना कॉपी पेन के अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो हम वीडियो में घुस के भी मारेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो कॉपी पेन के साथ बैठना है, कॉपी पेन के साथ ही वीडियो को देखना है। तो गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो ध्रुव में देख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसमें ध्रुव में पहला पॉइंट आता है। और वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र होती है तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र मतलब कि जो सेंटर होता है ना किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का, गोलीय दर्पण का जब उसका, देखो लाइव क्लास में कितना अच्छा गोला बना इसलिए बोलते हैं कि लाइव पढ़ाएंगे। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ से इस पार्ट के सेंटर जब रखेंगे ना तो इसी को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको फोकस भी बोला जाता है। अब मुख्य अक्ष होता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे मान लीजिए जो ये आपकी जो है ना ये रेखा है, ये वक्रता केंद्र, मतलब देखिए बोलना क्या चाह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, मतलब एक गोलीय दर्पण आ गया तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, मतलब इनको जो चीरती हुई जाती है ना, जो सीधी जो रेखा होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक में आ गया। जैसे कि ये आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय है, और इसी में आपका ये सीधी रेखा गई, ये यहाँ पर ध्रुव त्रिज्या, इसी रेखा को ही मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, गोले का जो भाग हुआ वह क्या कहलाएगा, तो वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। और ये पार्ट इधर से पार्ट इधर तक, इसी को ध्रुव बोला जाता है, ध्रुव। और दर्पण का द्वारक किसे बोला जाता है, तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभासी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि ये इस पर यहाँ से ये उभरा हुआ रहता है, ये इस पर पेंट किया हुआ रहता है। मैं एक बार कर देता हूँ। इसे क्या हो गया, तो ये आपका हो गया गोलीय दर्पण का द्वारक। ये गोलीय दर्पण का द्वारक, ये इतना चीज़ कंप्लीट होता है और इतना चीज़ ओवर होता है। ठीक है। अभी इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अब अगला क्वेश्चंस क्या आ गया, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अभी उत्तल दर्पण का उपयोग लिखो।
क्वेश्चन लिखो, बैठ लिखे, लिखो। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, पश्च दर्शनों के देखने के लिए पश्च दर्शनों के रूप में उपयोग किया जाता है। पश्च दर्शन होता है मतलब पीछे का जो भी चीज़ होता है, वो मोटरसाइकिल, वाहन, फोर व्हीलर में जो भी शीशा लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। उसी से हम वस्तु को देख पाते हैं, मतलब जिससे हमें हमेशा सीधा दिखाई देता है, उल्टा वस्तु हमें मिरर में नहीं दिखाई देता है। चलिए, इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इतना ठीक हुआ। साथ ही समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। मतलब कि उत्तल दर्पण में मतलब शीशा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें उसके पीछे में बड़ी बड़ी गाड़ी, फोर व्हीलर, पार्किंग, घर सब दिखाई दे जाता है, ताकि छोटे चीज़ में बड़ी बड़ी चीज़ों को हम उसमें देख पाते हैं। ठीक है ना। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में आसानी मिलती है। इससे आप लिख लीजिए, उत्तल दर्पण से पीछे के बड़े क्षेत्र या बड़े प्रतिबिंब बड़े वस्तु को प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं, बीम के रूप में देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? आप लोग लिखते चलिएगा, हम फिर मिटा देंगे, है ना। अवतल दर्पण के अगला क्वेश्चन लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका अगला आंसर देखिए। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के सामने आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है,
पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इतना ठीक हुआ। अब इसमें देख लीजिए, एक थ्योरिकल देख लीजिए। इसमें आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तीसरा क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कैसे बैठे हो? फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या बराबर, अब फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। फोकस दूरी यानी कि F बराबर फोकस दूरी यानी कि F बराबर R/2 होता है, ठीक है ना। जिसमें R इसमें क्या है? आ रहा है आपका वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता दिख रहा है ना नीचे, वक्रता त्रिज्या इसमें दिया हुआ है मेरा 20। हमको निकालना कितना है? F निकालना है। तो F बराबर 20 में पुट कर देंगे तो 20/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 10 हो जाएगा। इतना कवर हुआ। चलिए लिखिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उसका भाग क्यों देते हैं पश्चिम दर्पण में? तभी हम इसी में करवाए हैं। इसी में देखिए आप लोग समझ जाइएगा, हम ऐसे रिपीट करते हैं, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्चिम दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका यही कारण है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। साथ ही समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण के ड्राइवर को पीछे देखने में बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी होती है। मतलब इसी का आंसर है, बस इसका सिर्फ आंसर को उसमें सिर्फ दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। ठीक हुआ इतना। अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया ना। अवतल दर्पण का उपयोग लिखा दिए हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखवाए हैं, लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? अवतल दर्पण तो लिखवा दिए, हमको याद है, नहीं लिखवाएं तो लिख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग किसे कहते हैं? लिख लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। लिखिए क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए इसमें, जिसमें से आपको इसमें आप लिख लीजिए, जिसमें ट्रक, बसों और मोटरसाइकिल इन सभी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का
प्रयोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका समानता प्रयोग सामान्यतः प्रयोग ड्राइवर को पीछे का बड़े आकार का वस्तु को सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। मतलब बड़े क्षेत्र या बड़े आकार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब पीछे का कोई भी बड़ा क्षेत्र, जैसे कि आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं, मिरर इतना सा है और उसमें पीछे कोई बस जा रही है, ट्रक जा रही है, उसमें आप उत्तल दर्पण में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको बड़े चीज़ें आपको उसमें दिखाई देती है। आपको नींद आ रही है, घर जा सकते हैं। नींद आ रही है, घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाज़ारों गलियों में लगे लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रभावित होकर बाजार और गलियों में जो लैंप जलता है ना, बाजार और गलियों में जो लगे लैंपों का प्रकाश, गलियों में लगे लैंपों, दियो लैंप समझते हैं ना? लैंप समझते हैं जी? लैंप नहीं समझते हैं? हाँ, उसी को लालटेन बोला जाता है। लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रभावित होकर, उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर उत्तल दर्पण दियों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर किरणपुंज परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। किरणपुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। देखिए, इसका मुख्यतः प्रयोग तो अब नहीं है, पहले इसका रहता था, अभी इसका उतना उपयोग है नहीं। मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि बाज़ार और गलियों में हमें दिया, लालटेन या लैंप नहीं दिखाई मिलता है, कुछ और ही दिखाई देता है। लेकिन कहना ये चाह रहा है, जैसे कि घर में हम जो दिया और लैंप का प्रयोग करते हैं ना, तो वो क्या होता है, अपसारी लेंस में उसका प्रयोग हो जाता है। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, हम पार्ट 1 में कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि एक की जगह से निकल करके किरण फैलती हुई चली जाती है। किरण क्या होती है, फैलती हुई चली जाती है। तो आसपास के वो क्षेत्र को उसमें अपने आप में वो कैप्चर कर पाती हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन से गौर लिख लीजिए आप लोग। हो गया इबला? एक क्वेश्चन और लिखिए।
मोटरसाइकिल में हेडलाइट में मोटरसाइकिल के हेडलाइट में एक अवतल दर्पण लगा होता है, क्यों? एक अवतल दर्पण क्या हो रहा है? अवतल दर्पण लगा होता है, क्यों? मतलब उसमें इसका क्या प्रयोग है? देखिए, जब हेडलाइट जब होती है मोटरसाइकिल की, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उससे प्रकाश प्रभावित होता है और वो प्रकाश आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाता है और वो सीधा सड़क पर पड़ता है। तो मोटरसाइकिल में हेडलाइट के अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक के रूप में लगा रहता है। ब्लू में लगा है, लिखिए। यहाँ मोटरसाइकिल लिख दी है मुझे। मोटरसाइकिल में अवतल दर्पण साइकिल हेडलाइट में अवतल दर्पण एक परावर्तक के रूप में लगा रहता है। एक परावर्तक के रूप में लगा रहता है। एक परावर्तक के रूप में लगा रहता है। इसमें बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है। इसमें बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर लगा रहता है। अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश का समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। एक मिनट। समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। चलिए, क्लियर हो गया। मतलब जो प्रकाश जो हेडलाइट का प्रयोग होता है ना, उसमें जो हेडलाइट लगा हुआ था उसमें एक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है ताकि वो उससे टकरा करके और समांतर किरण पुंज के रूप में प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है ना? मतलब वो सीधा होता है। अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश घूम जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। मतलब कि देखते हैं जब मोटरसाइकिल होती है, ये मोटरसाइकिल है ना, तो प्रकाश इसके आगे ही लाइट देती है, ना कि प्रकाश यहाँ लाइट इधर दे रही है, लाइट इधर दे रही है। जबकि बल्ब होती है तो क्या होती है? वो प्रकाश फैलती है ना, तो इसमें प्रकाश फैलेगी नहीं, उसको समांतर किरण पुंज के रूप में प्रकाश हमेशा आगे की ओर देगी। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बाद अगला वीडियो हो सकता है पार्ट 3 इसका है, और आएगा ही, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।